हम जानते हैं कि कानून सबके लिए एक समान है, या ऐसा कहा जाता है कि कानून सबके लिए एक समान होता है, परंतु क्या सचमुच में आज देश का कानून सबके लिए बराबर है? कहीं पे बुलडोजर का कानून बताया जाता है, कहीं पर कानून महिलाओं में फर्क कर देता है। कैसे? निर्भया निर्भया याद आती है तो दिल दहल जाता है। मगर दिल दहल जाता है जब हम सुनते हैं बिल्किस बानो के बारे में। बिल्किस बानो जो मात्र 19 वर्ष की थी, 5 महीने का गर्भ था उसको, और उसकी आंखों के सामने उसकी 3 साल की बच्ची का सर पटक कर मार दिया गया। उसकी माँ का बलात्कार किया गया। उसकी एक बहन जिसने अभी बच्चा जना ही था, उसकी बच्ची के सामने उस माँ के साथ बलात्कार हो रहा था, जिस बच्ची को पता भी नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा था। उस बच्ची का ना सिर्फ गला कटा, माँ का भी गला कटा। जो भयावह दृश्य बिल्किस बानो ने देखी होगी, और जिस तरह की लड़ाई बिल्किस बानो ने लड़ी होगी, वो बड़ी कठिन रही होगी। आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं, मगर आज जब देश का कानून उसे सजा देता है, उन 11 लोगों को बलात्कारी, हत्यारा मानता है, जिन्होंने एक ही परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतारा, उनमें से कई महिलाओं का बलात्कार किया। जब वो बाहर आते हैं, तो हम ऐसे दृश्य देखते हैं जिसमें उनका सम्मान किया जा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद ये भी कहता है कि वे तो अब बलात्कारी नहीं है। कोई बलात्कारी भला कैसे बलात्कारी नहीं बन जाता है, ये केवल विश्व हिंदू परिषद के लोग ही बता सकते हैं। परंतु बिल्किस बानो जिसने अपने घर को 20 बार बदला, बिल्किस बानो जिसको ये नहीं पता कि आगे की जिंदगी कैसे कटने वाली है, उसके साथ ये अन्याय क्यों? क्या ये अन्याय इसलिए है कि वो एक खास समुदाय से है? क्या इसलिए है कि गुजरात में चुनाव आने वाले हैं? और ये मैं क्यों कह रही हूँ, लखीमपुर के चुनाव याद करती हूँ तो याद आता है वो समय जब आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को छोड़ दिया गया था चुनावों के पहले। तो कहीं इसका संबंध भी चुनावों से तो नहीं? क्योंकि इस मैटर में सेक्शन 435 सीआरपीसी कहती है कि आप किसी को अगर सीबीआई या कोई भी सेंट्रल एजेंसी के तहत जांच करते हैं किसी भी मैटर में, उसमें सजा होती है, तो सजा माफी तभी हो सकती है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय से आपको अनुमति मिल जाए। तो क्या यह अनुमति अमित शाह ने दी, गृह मंत्री ने दी? ये सवाल आज देश उठा रहा है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी आज जुड़ रहे हैं। उन सब से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और ये जानेंगे कि हर एक के मन में आज क्या चल रहा है। पुरुष हो, महिला हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या चल रहा है आपके मन में? मैं शुरुआत करना चाहूंगी जीत सिंह जी आपसे, कि आपको क्या लगता है कि ऐसा जो हम देख रहे हैं आज के समय में, क्या बिल्किस बानो को न्याय मिला? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और रादर आजकल हमारा तो जैसे खून उबल रहा है अंदर से, और हम लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि इतनी ब्रेजन इनजस्टिस, और जैसे बेशर्मी से करें फिर उनको वेलकम करें या लड्डू खिलाएं, तो इस बात का तो वाकई बहुत अफसोस है। मेरे भी आप कभी ट्वीट्स कभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसीलिए, अदरवाइज मैं तो कभी इतना वोकल हुआ भी नहीं था कभी। लेकिन मतलब आप आजकल आज जैसे से पहले इतना वोकल नहीं हुए, लेकिन अब आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा जीत सिंह जी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जी जी, रोहित जी, आपको क्या लगता है कि बिल्किस बानो को के साथ क्या अन्याय हुआ? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्या लगता है? मैम उसके साथ तो पूरा अन्याय हुआ है। शुरू में उसका जब सामूहिक बलात्कार होता है तब उसको एक न्याय की आशा थी कि उसको न्याय मिलेगा, और हमारे कानून ने उसको न्याय भी दिया। परंतु जो ये सरकार है, अब भी भाजपा की सरकार है, वो हमेशा वोट बैंक का ही पोलराइजेशन करती है। वो एक खास समुदाय से आती थी, और जो मुजरिम थे वो भी एक खास समुदाय से आते थे। उन्होंने इसीलिए रिलीज किया क्योंकि अभी गुजरात में है चुनाव, तो वोट का पोलराइजेशन आएगा, फिर वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगेंगे। वो धर्म को नहीं जानते मैम भाजपा वाले। भाजपा सिर्फ जानते हैं धर्म के नाम पर वोट मांगना।
और उस महिला के साथ इतनी ज्यादा जाति होने के बावजूद तो अगर आज न्याय नहीं मिलता है, तो ये हम एक समाज के रूप पर हम बहुत पिछड़ चुके हैं। एक समाज के रूप में हम बहुत पिछड़ चुके हैं, ये कहना है रोहित का। और अगर आपको लग रहा है कि हम समाज के तौर पे पीछे जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? सरफराज जी, आप क्या कहेंगे? बड़े अफसोस के साथ में मैडम, मुझे आपने जो सवाल किया था कि मुझे इस सवाल पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको छोड़ दिया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। ये पहले आसिफा के साथ भी हुआ था, जो आसिफा के जो जम्मू कटवा की लड़की थी उसके साथ में बलात्कार हुआ। बलात्कारियों के साथ में एक पार्टी विशेष के लोगों ने, और जब वो उनको छोड़ा गया तो उनकी मालाएं डाली गई, उनके फूल मालाएं डाले गए, लड्डू खिलाए गए। इसी तरीके से अभी आपने जिक्र किया था आशीष मिश्रा का, उसका टैनी का, जब किसानों के ऊपर अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पर पार्टी विशेष के लोगों ने जब किसानों के ऊपर से कार चलाई और जब उनको जमानत मिली तो उनका भी इसी तरीके से स्वागत किया गया। और ये पहली बार नहीं है। मुझे बिल्किस बानो से पूरी हमदर्दी है, लेकिन इस फैसले पे बिल्कुल भी अचरज और अचंभा नहीं है कि इस पे देख करके मैं महसूस करूं, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर जैसे निर्भया, अगर निर्भया भी बिल्किस बानो होती या बिल्किस बानो निर्भया होती तो तब तो हम एक बार सोच सकते थे, लेकिन उसका नाम बिल्किस बानो है, वो जाति विशेष से आती है, धर्म विशेष से आती है, तो उसके लिए न्याय की उम्मीद रखना मुझे नहीं लगता कि ये अचंभा भी नहीं है मुझे बिल्कुल इस बात पे। और बल्कि हैरानी मुझे, अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जिस जज ने उन बलात्कारियों को सजा दी थी, उस जज ने अपनी टिप्पणी में ये कहा है कि सिर्फ उस दर्द को वही बर्दाश्त कर सकता है जो उस दर्द को झेलता है। तो बिल्किस बानो का जो दर्द है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जो दर्द है जो उन्होंने सहा है, 20 साल से झेला है, उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसकी बच्ची के साथ मार दिया जाता है, उसकी 8 महीने की गर्भवती या 6 महीने की गर्भवती के साथ में बलात्कार कर दिया जाता है। और बड़ा अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है। मुझे फैसले पर अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस है इस देश की नारियों से, इस देश के प्रधानमंत्री से जो नारियों के बात करते हैं, इस देश के धार्मिक ग्रंथों से जहां पर लिखा जाता है यत्र देवता रमन्ते यत्र नारी नारी पूजनते। जिस देश में नारियों की पूजा वह देवता रहते हैं, या देवता नहीं रहते, यहाँ राक्षस रहते हैं इस देश के अंदर। बड़ी हैरानी है मुझे सुजाता जी, बड़े अफसोस के साथ मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा। हैरानी है, बड़ा मुझे हैरानी अपने आप पर है, इस समाज पर है, इस देश के कानून पर है, इस देश के नेताओं पर है कि किस तरीके से एक सिर्फ इलेक्शन का लाभ लेने के लिए एक जाति विशेष के लोगों को या एक पार्टी विशेष के लोगों को रेमेशन पॉलिसी के तहत छोड़ दिया जाता है। और बलात्कारी, मतलब जहां तो एक तरफ मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब जो हैं जिनसे मैं सवाल कर रही हूँ सभी पुरुष हैं, लेकिन ये दुख होता है कि जिस वक्त महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में सोचते हुए हम कह रहे हैं हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय एक महिला के बलात्कारियों को, हत्यारों को, सबको एक साथ छोड़ दिया गया। मेरा सवाल यही है। और सुनील अय्यर जी, आप लोग जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो आप उसमें जवाब दीजिएगा। सुनील अय्यर जी, मेरा जो सवाल है वो यही है कि क्या रेमिशन पॉलिसी हो भी तो ये मुमकिन है कि सब कोई एक साथ 14 साल के बाद अच्छे बनकर बाहर निकल जाए? 11 लोग, मतलब रेमिशन पॉलिसी की बात होती है और 11 लोगों को छोड़ दिया जाता है, और इसका मतलब ये कि वो सारे 11 सुधर गए हैं। उन सारे 11 लोगों ने कोई गलती जो है जो करी थी उसकी उन्होंने जिसे कहते हैं पश्चाताप कर लिया। डू यू फील दैट वे, सुनील अय्यर जी? Yes, tell me. Yes. Do you feel that these people, all of them could have gone through a reformative process and came to a conclusion together for 11 people? 11 people have, been set free because it is believed that all of them felt, showed good behavior, felt sorry for their deeds. Do you think it is possible? No, I don't think so. The remission policy is absolutely false. There has to be a methodology for releasing these chaps. All cannot be sent out together. Yes, we all know that these are all gimmicks, especially with Gujarat elections coming in December.
and they want to again create polarization and again go into their vote bank politics. It has nothing to do with the legality which has been thrown to the winds. They could have shown sympathy, they could have shown concern for women's empowerment or women's issues. But no, there is no heart in this government. They do not wish to help any women. On the contrary, they would take any benefit possible, whatever suits them, to win elections. This is my view on this matter. Meaning that I think we are on the same page here when we say that this is due to elections. This is because the present government does not feel for women. They do not think that women need to have their rights protected. प्रवीण जी, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें बताइए कि डू यू थिंक कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ एक चुनाव के लिए करा जा सकता है? क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है? कैन एनीबडी बी सो हार्टलेस दैट यू कुड डू दिस ओनली फॉर इलेक्शंस? क्या केवल चुनावों के लिए ऐसा हो सकता है? मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैम देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो फैसला हुआ है, सबसे पहले तो ये गलत है, क्योंकि इस फैसले ने एक तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी और समाज तीनों को ही शर्मिंदा किया है। और ऐसे लोगों को छोड़ के ये जो सरकार ने, दूसरा क्या है, ह्यूमैनिटी को इसलिए शर्मिंदा किया है कि एक महिला पे अत्याचार हुआ और महिलाएं वहां जाकर उनको मिठाइयाँ खिला रही हैं, टीके लगा रही हैं। तो मतलब हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या मानसिकता बनाई है, मुझे तो उसके बारे में कहते हुए भी शर्म आती है कि इस तरीके का माहौल और लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कहावत है कि अन्याय को सहना भी वही है कि अन्याय में साथ देना, दोनों चीजें बराबर है। अगर ये चीज हुई और लोग उठकर खड़े नहीं हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मुझे नहीं लगता इस समाज के लिए कोई और होगी। पॉलिटिक्स के इतनी घिनौनी या इतनी गिरी हुई हो गई है कि लोग इंसानियत भी नहीं देख रहे हैं और एक अन्याय जो है उसमें भी धर्म को ला रहे हैं कि बिल्किस बानो अगर मुस्लिम थी तो हम नहीं खड़े होंगे। हम मतलब अन्याय में भी सिलेक्टिव हो गए हैं। क्या हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो गई है समाज के अंदर? तो मुझे तो कई बार बहुत शर्म आती है और बहुत गिल्टी फील होता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, लोगों को एक साथ लाने की, और लोगों में इतनी इंसानियत नहीं बची है कि वो खड़े ही नहीं होना चाह रहे हैं। तो मैं तो अब इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, बहुत ही बुरा लग रहा है और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें इंसाफ मिले और ये जो रिलीज किए हैं इनको वापस अंदर ही डाला जाए। मेरा मानना तो ये है। जी प्रवीण जी, आप कहाँ से हैं? मैम मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं। रोहित, आप कहाँ से हैं? मैम मैं इंदौर से। मिस्टर अय्यर, वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Pune. ओके। एंड सरफराज जी, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम नुहू मेवात, वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये हरियाणा में है, दिल्ली के पास में ही है। मेवात। जी जी जी। तो मतलब आज अगर मैं आप लोगों को देख रही हूँ और जैसे जीत सिंह जी भी थे, वो मुझे नहीं पता कहाँ से हैं, लेकिन पूरे देश से अगर आप लोग सब जुड़ रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? आज शुरुआत करी है, लेकिन हम तब तक इतने लोगों को जोड़ दें कि सरकार पर दबाव बना सके कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने छोड़ा है, उन लोगों ने, एक पैनल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी वगैरह है, और उसमें कमाल की बात है कि गोधरा के विधायक है, कलोल की विधायक है, मतलब एक महिला विधायक भी है इसमें। और इसमें जो 5 सदस्य हैं उसमें से 5 सदस्य, 10 सदस्य हैं टोटल, और 5 सदस्य भाजपा से संबंधित हैं। महिला विंग गोधरा यूनिट की इनकी जो उपाध्यक्ष हैं वो भी इस कमेटी में है। तो इस तरह से जो इनके भाजपा के नेता हैं, अगर वो इसमें मौजूद थे और यूनानिमस डिसीजन हुआ, आपको पता नहीं, आप लोगों को पता होगा पर जनता को कितना पता है कि सबने एक ही फैसला लिया और
जो राहुल है विधायक गोधरा के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए हम, वो कांग्रेस पार्टी में भी शायद रहे हैं, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाला एक विधायक बनता है जो आज ये कहता है कि ये ब्राह्मण है, ये संस्कारी है क्योंकि ये ब्राह्मण है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिव सादा जी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? अगर आप अपना कैमरा ऑन करें, या सिप्तेन जी, आप जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ रहे हैं, अगर आप अपना कैमरा ज्वाइन मतलब स्विच ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप रोहित? मैम ब्राह्मण, म्यूट हो गए आप। ब्राह्मण और संस्कारी। मैम ये तो जातिवादी मानसिकता तो जिस पार्टी से वो आते हैं और उस पार्टी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जातिवादी मानसिकता तो उनकी सदैव से रही है। आप देखेंगे मैम उनके ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखेंगे हमेशा एक ही वर्ग के लोगों को जगह दी गई है। और इसमें ये बात तो होती नहीं वो ब्राह्मण है संस्कारी है, ये तो है नहीं, वो बलात्कारी है, वो संस्कारी नहीं है। अगर वो संस्कारी होते तो वो बलात्कार नहीं करते, एक महिला नहीं उसकी उनकी माँ का बलात्कार किया, उनके परिवार की हत्या नहीं करते अगर उनके संस्कारी होते। उनके मुझे तो समझ नहीं आता उनके संस्कार कहाँ झलकते हैं। या तो फिर वो जिस जहाँ से आते हैं या जिस पार्टी से आते हैं वहां पर बलात्कार को वो संस्कार मान बैठे हैं। ये तो सोच है उनकी। जी, Mr. Iyer, what would you like to say about the fact that the MLA from Godhra actually said that these people are Brahmins and they are Sanskaris? Because Mr. Iyer, I think you are the best person to be talking about. I myself am a Brahmin. That's I it. myself am a Brahmin, and that is why I don't believe in this casteist attitude. First of all, the crime is a crime, irrespective of who does it. And the law of the land should apply to all equally. If that cannot be done, we hang our heads in shame today. And I am ashamed that the people of Gujarat have not woken up in revolt. They should be on this. They are talking of Nirbhaya case. Why don't people in Gujarat and those people affected come out on the streets? What will these guys do? They will kill you. They will put you behind bars. What will they do? But it is time that we show a reaction to these unreactionary forces which are unleashed on us and making us feel sad from within. There's very little you can talk because this caste business doesn't exist. When a crime has been committed, it has been committed, and the people who have done wrong should be punished, period. Nothing else. I'm so glad you say that. And I think coming from a person who's a Brahmin himself, I think this makes so much of sense that a criminal is a criminal. एक अपराधी होता है। आप उसको ब्राह्मण बता के संस्कारी नहीं बता सकते। अगर उसने अपराध किया है तो वो तो केवल एक अपराधी, एक बलात्कारी और एक हत्यारा ही माना जाएगा। सरफराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना ही होगा कि वीएचपी के एक नेता, एक प्रवक्ता जो है, वो टीवी चैनल पर बोल रहे थे कि ये लोग जो हैं इन्होंने बलात्कार किया था, लेकिन अब ये बलात्कारी नहीं है क्योंकि अब ये इनकी सजा 14 साल की हो गई। बहुत लंबा समय होता है, मगर जिसने बलात्कार झेला उसके लिए पूरी जिंदगी क्या लंबा समय नहीं हो जाएगी? उसकी तो किस्मत है कि एक पति ऐसा मिला जो कम से कम आज उसके साथ है, वरना तो महिलाओं को इसी बात के लिए छोड़ दिया जाता कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। और उस व्यक्ति को तो सैल्यूट करना चाहिए जिसने अपनी पत्नी का साथ दिया, जिसकी वजह से आज वो इस लड़ाई को शायद लड़ भी पाई होंगी। क्या कहेंगे आप सरफराज जी? सुजाता जी, मैं सबसे पहले तो इस फैसले पे नाराजगी है क्योंकि ये फैसला रेरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का फैसला था, जिसको कि इन्होंने एक आम सजा के तौर पर इनको सिर्फ 15 साल या 20 साल की सजा के तौर पर देखा। इसमें इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होना ही नहीं चाहिए था। इनको कैपिटल पनिशमेंट होना था। इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए था, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए था इनको। और उसके बाद में अगर इनको सजा दी है और उसमें से भी इनको एक आम मतलब एक आम कैदियों की तरह इनको छोड़ दिया गया है, बल्कि जब तक इनकी आखिरी सांस रहती तब तक इनको जेल में बंद रहना चाहिए था। इससे बाकी जो बलात्कारी हैं उनको भी एक सबक मिलता और देश की जो कानून व्यवस्था है, जो देश का एक सिस्टम है, उसमें एक आम लोगों की, आम महिलाओं की, आम दलितों की, आम माइनॉरिटीज की आस्था का ज्यादा मजबूत होती। अब इस पे एक सवाल निशान ये लगता है कि जो
माइनॉरिटीज हैं और जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं आस्था कमजोर हुई है। हमारे सबकी आस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूल्हे हिली हैं इसकी आस्था की, कि एक व्यक्ति, एक धर्म विशेष से या एक जाति विशेष से किसी आदमी को होने के नाते उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आपने भी बहुत अच्छी बात कही है कि सलाम है उस मर्द को, उस शख्स को जो उसके साथ में इतनी लंबी लड़ाई में मजबूती के साथ में खड़ा रहा है। जबकि इस देश की परंपरा तो ऐसे रही है, आप उठाकर देखिए किसी भी धर्म को, यहाँ पर श्री राम ने माता सीता का मतलब उसको जब घर में परमिशन नहीं दी है, आप किसी भी आप द्रौपदी को उठाकर देख लीजिए, उसमें इस देश के इस धर्म के जो आडम्बरी लोग थे, उन्होंने उसको दांव पे लगा दिया। क्या नहीं हुआ इस देश में है। मुझे लगता है कि अभी भी ये उसी राज को कायम करना चाहते हैं जहां पर कि भगवान की पत्नियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, वो इस देश की महिलाओं से भी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि इस देश की पार्टी विशेष की एक प्रवक्ता स्मृति जुबिन ईरानी, हाँ, वो इस पे खामोश है, कांग्रेस इस पे खामोश है। और अफसोस मुझे, जो सामाजिक संगठन चलते हैं उन पे भी चंद लोगों को छोड़ करके, वो भी कहीं ना कहीं नारीवादी संगठन और फेमिनिस्ट संगठन सब साइलेंट हैं इस पर। मुझे बहुत हैरानी है जी। इस लेकिन चीज पे। कांग्रेस की बात आप जब करते हैं तो मैंने ट्वीट देखा है राहुल गांधी जी का, और मैंने हमारे जो प्रवक्ता हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या अन्य पार्टियों के जो प्रवक्ता, जब वो डिबेट करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पूरे जोर शोर से इस बात को उठा भी रहे हैं, बल्कि अगर मुद्दा कोई और भी होता है तब भी मैंने उन्हें देखा है कि इस मुद्दे को सुजाता जी, अगर ईडी का छापा सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर पे पड़ता है तो पूरी कांग्रेस निकल के सड़कों पे आ जाती है। लेकिन जब एक मजलूम के हकों की बात हो, उसके इंसाफ की बात हो, तब ये राष्ट्रवादी कहाँ घुस जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, तब ये सड़कों पे निकल कर क्यों नहीं आते। बिल्कुल सवाल ये है। आपकी इस बात को मैं समझ रही हूँ, इस भावना को भी समझती हूँ। इसीलिए मैं आज से इस तरीके से ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ, जो अपने फेसबुक पेज, जिस पर रोक फेसबुक लगाता रहता है, और यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगी, ताकि आप लोग इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों की आवाजों को हम जोड़ सके। और आज जिस स्क्रीन पे हम कुछ ही जने बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ ही दिनों में इतने लोग होंगे इस स्क्रीन पे कि हम सरकार को बता सके कि कितना आक्रोश है हम में, कितनी नाराजगी है। आप और मैं, हम सब गुजरात तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो इसका इस्तेमाल करके ये तो उम्मीद लगा सकते हैं कि वहां के लोग बाहर निकले और हम अपने घरों से बाहर निकल के आवाज उठाए बिल्किस बातों के लिए। मैं, मामुनी जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, या एडवोकेट मनीषा मशाल जी आप कुछ कहना चाहें तो अपना कैमरा जरूर ऑन करें। शिव शारदा जी, लतीफुद्दीन बेग जी भी जुड़े हुए हैं, मगर मुझे नहीं लगता शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा मैं अब खींचूंगी। और जितनी बातें आई हैं वो सब बहुत पॉइंटेड बातें आपने कही है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ आप सबसे, इन सब का सल्यूशन क्या है? शिव शारदा जी आप जुड़े हैं, आपसे भी जरूर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सुजाता जी, नमस्ते सबको, जय हिंद। आप म्यूट हो गए फिर से जी। आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? मैं राजस्थान से हूँ, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को हम सबके बीच में लेके आए हैं। बहुत सीरियस मैटर है और सबका आक्रोश समझ सकते हैं दोस्तों। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुद्दे को उठाया है, और जिस तरीके से अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर जो हमारे सभी के बीच में बात करके ही हम इस चीज को और आगे ले जा सकते हैं। जो सवाल आज हम कर रहे हैं कि भाई सड़कों पर हम क्यों नहीं है, तो हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो मेरा यही कहना है, हम सबका जो सहयोग और कोशिश है वही इस चीज को मजबूती से आगे लेके जाएगी।
और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात पर ध्यान देना कि हम इस बात को कितने मजबूती से हम सबके बीच में लेके आते हैं। और हम सबकी एक्सपेक्टेशंस किसी मतलब 100% होती है, क्योंकि तकलीफ सबको हुई है और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि हम चाहेंगे कि इसको और जोर शोर से उठाया जाए, और उसमें हम यही बात को सबके बीच में रखें कि हाँ, जो उठाया गया है बात वो हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें और मजबूती से आगे की कार्रवाई को फॉलो किया जाए। जी, ये आप ये कहना कि कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे हम हमारा ही बात को कमजोर कर रहे हैं। अब इसको गलत मत समझिएगा। लोग कहते हैं अपोजिशन नहीं है, तो वो खुद ही अपना स्टैंड पहले कमजोर कर देते हैं ये बात कह के। हम लड़ रहे हैं फासिस्टवादी सोच से, आप ये कह के इनडायरेक्टली अनजाने में आप म्यूट हो जा रहे हैं बीच बीच में। जी, मेरा ये सिंपल सा एक कहना है, रिक्वेस्ट है। बाकी तो देखिए, जो मैं ज्यादा तो अब इसमें क्या कहूँ कि जिसमें 5 तो बीजेपी के ही लोग उसमें शामिल हैं, और आज भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे को। मैंने आज यहाँ आपसे जुड़े हैं, हम क्लब हाउस में भी बात होती है, स्पेसेस में भी बात होती है, तो आप समझेंगे कि वो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो कमेटी का डिसीजन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है। मतलब उनको शर्म आनी चाहिए, बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ जाते हैं जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ पर तो अभी हम सब एक मुद्दे पर खड़े हैं, तो हम उसको उस तरीके से कोई नहीं 100% हम एक ही बात से सहमत हैं कि ये बात गलत हुई है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से आमना सामना करेंगे और आप समझेंगे कि उनकी क्या मानसिकता है, किस विकृत मानसिकता से वो आते हैं और क्या उनकी सोच है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और सभी लोग जो जुड़े हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस मुद्दे पर जागरूक है, और हमारी कंटिन्यूटी ही परिवर्तन लेके आएगी। जी, मुझे लगता है कि हम लोगों में से अधिकतर लोग जो हैं वो इसी तरफ हैं। वो तो जो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो मुहिम हम शुरू कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को की आवाज जो है वो भी हम बन सके, ताकि लोग ये जो फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं कि कोई बोल क्यों नहीं रहा, कोई सड़क पे क्यों नहीं आ रहा, उसको भी एक रास्ता मिले और इस सरकार को हम बता सके कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, उसके लिए उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हम दोबारा से जुड़ते रहेंगे, और मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी। और आज का एक बात कहूंगा, मैं आखिर में एक बात कहूंगा। अभी आपने एक सॉल्यूशन की बात की थी, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसकी। तो मेरा मानना और कहना यह है कि जब शहाबुद्दीन को कोर्ट ने जमानत दे दी थी, तो उस टाइम पे शशि भूषण और प्रसाद भूषण दोनों बाप बेटा आकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए थे, और उन्होंने इसकी जमानत को कैंसिल करा करके वापस में जो जेल में ठूसा गया था शहाबुद्दीन को। तो मेरी राय ये है कि इस पर देश के वकील, देश के जज, देश की जनता इस पे जिस तरीके से शहाबुद्दीन को जेल से निकलने के बाद में वापस जेल में ठूस दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला था, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया था, उस पे मेरी राय तो ये है कि इसमें मैं वकील भी हूँ पेशे से, मैं पेशे से वकील भी हूँ, वकालत करता हूँ मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। तो इस पे शशि भूषण जैसे, प्रशांत भूषण जैसे लोग अब शांत क्यों हैं? इस पे पूरी की पूरी एक वकीलों की कमेटी इस पे पूरा एक्शन ले, इस पे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करे, इनके एक्विटल को, जो भी एक्विट किया गया है इनको, और दोबारा से इनको जेल के अंदर ठूसा जाए, और स्पेशल पॉलिसी बने। जिस तरीके से निर्भया कांड के बाद में निर्भया फंड बनाया गया, निर्भया कमेटी बनाई गई, निर्भया के तरह तरह के पॉलिसीज बनाई गई, उसी तरीके से बिल्किस बानो को भी निर्भया के तरह पर इस तरह से, मतलब जो दोषी हैं उनको जेल में ठूसा जाए, और एक लैंडमार्क जजमेंट बने आने वाले वक्त में। इस तरह के जो रेप एक्यूज हैं, रेपिस्ट हैं, उनको जेल से छूट होने के बाद भी वापस जेल में जा सकते हैं, अगर उनका इस तरीके से कहीं स्वागत होता है या किसी पार्टी विशेष के लोग उनका स्वागत करते हैं। ये मेरा कहना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो आक्रोश लोगों के अंदर है वो कितना है। पूरे देश से लोग आक्रोशित होकर इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि बिल्किस बानो के लिए कानून अलग कैसे हो गया।
कानून ने तो सजा दी, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, यानी कि शासकीय निर्णय लिया गया। और अगर ऐसा हुआ है तो ये आघात है हर महिला के अधिकारों पर, ये प्रहार है हर महिला के अधिकारों पर, और ये मानवता के भी खिलाफ। पूरे देश के लोगों से यही कहूंगी कि हम सब एक हैं, तो एक बनकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, क्योंकि ये लड़ाई ना तेरी है ना मेरी है, ना इस धर्म की है ना इस धर्म की है, ये तो हम सब की लड़ाई है। ये तो हर बेटी की लड़ाई है। हर बेटी की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर आज आवाज नहीं उठाई तो हमें तो हमारा मुकद्दर भी माफ नहीं करेगा। इस विषय पर सोचिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी विषय पर, दोबारा बात करेंगे, अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस मुहिम को इतना बड़ा करें कि सरकार झुके। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लोकतंत्र में लोगों से मजबूत कोई नहीं, लोग हमेशा तंत्र के आगे रहते हैं। लोकतंत्र इसीलिए तो कहते हैं प्रजातंत्र, प्रजा आगे तंत्र पीछे, यानी कि सरकार पीछे। और ये सरकार भी आपकी और मेरी। ये सरकार अगर सोचती है कि ये किसी की नहीं सुनेगी तो इनको सुनाने वाला चाहिए, इनसे करवाने वाला चाहिए, और वो करवाने वाला हर भारतीय है, क्योंकि हर भारतीय में एक भारत है, और एक भारत, अखंड भारत वही होगा जब सारे भारतीय एक हो जाएंगे।